AQI लगातार आप ये सुन रहे हैं और पॉल्यूशन ने लॉकडाउन लगा दिया है, ये आप महसूस कर रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए AQI कितनी सिगरेट पीने के बराबर है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 500 या उससे ज्यादा AQI कितना होता है, अंदाजा लगाइए। मध्य प्रदेश की आबो हवा खराब, तो अगर आपको लगता है कि सिर्फ दिल्ली NCR की यह समस्या है, कतई नहीं। मध्य प्रदेश में लगातार प्रदूषण के चलते बिगड़ रहे हैं हालात। लगातार हवा का स्तर गिर रहा है, हवा का स्तर नहीं गिर रहा है, पॉल्यूशन हवा में बढ़ता जा रहा है। साफ हवा का क्या स्तर है वो जान लेना चाहिए, और प्रदूषित हवा कितनी हो चली है वो जान लेना चाहिए। प्रदूषण के चलते दिल्ली NCR की हवा के लिए खतरनाक या जहरीली नहीं हुई है। ग्रैप 4 लागू होने के बाद भी हवा की गुणवत्ता में, क्वालिटी में कोई सुधार नहीं है। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो चला है। ग्रैप 4 ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान सब फेल। हवा में जहर का मीटर, और मीटर खुद को तोड़ने पर आमादा, ये स्थितियां हैं। ऊपर से देख लीजिए आपकी अपनी प्यारी दिल्ली किस कदर सिसक रही है, सांस लेने में हिचक रही है। हवा में जहर का यह आलम। ग्रैप 4 लागू होने के बाद भी स्मॉग के प्रहार में कोई कमी नहीं। अब प्रदेशों के हिसाब से देख लीजिए, लटकते हुए ड्रोन आपको बता देंगे। सिगरेट बहुत कॉमन एग्जाम्पल, उसके जरिए समझ लीजिए कितना AQI है, और आपकी अपनी लापरवाही से पॉल्यूशन आपको कितनी सिगरेट पिला रहा है। ये ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। एक तरफ वो मीटर है, उस पर भी नजर रखिए, और नीचे दिल्ली में कहां क्या चल रहा है, कितनी हवा बची है। हवा तो वैसे नहीं बची, पॉल्यूशन कितना बचा है या पॉल्यूशन कितना पहुंच चुका है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन में, और आज हम विजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, स्मॉग की बात कर रहे हैं। स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी पर जो फर्क पड़ता है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसका असर साफ तौर पर यातायात पर भी देखने को मिलता है। कल हमने देखा था एयरपोर्ट पर 15 से ज़्यादा फ्लाइट जो थी वो डाइवर्ट हुई थी, और ट्रेनों पर भी तकरीबन 40 ट्रेनों पर भी कल सुबह 1 बजे तक फर्क पड़ा था। और आज अगर आनंद विहार बस अड्डे की बात करें तो यहाँ पर भी ट्रेनों पर अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। जो NTS ऐप है उसके जरिए अगर बात करें तो नीलांचल एक्सप्रेस जो सुहेलदेव सुपरफास्ट ट्रेन है वो थोड़ी लेट है, और आनंद विहार से हमसफर ट्रेन जो है वो तकरीबन 2 घंटे लेट है। रेवा जाने वाली आनंद विहार एक्सप्रेस जो है वो भी 1.5 घंटे लेट है। यानी कि कुल मिलाकर 10 से 12 ट्रेन ऐसी हैं जो अगले 4 घंटे में है, और जिनका जो वेट टाइम है वो 1 घंटे से ज़्यादा का है। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो तमाम लोग बैठे हुए हैं, इनमें से ज़्यादातर लोग वही हैं जिनकी ट्रेन जो है वो लेट है। कुछ ट्रेनें जो हैं वो 7-8 घंटे भी लेट है, जिसके लिए लोग फिलहाल यहाँ इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरा एक ग्रुप आप देख रहे होंगे जिनका सामान आपको नजर आ रहा है। तमाम लोगों को ये मुजफ्फरनगर जाना था, और उनकी जो ट्रेन है वो तकरीबन 8 घंटे जो है वो लेट है। यहाँ पर तमाम लोग फिलहाल आपको इंतजार करते हुए दिख रहे हैं। वहाँ आप देखेंगे लोगों ने नीचे ही चादर बिछा ली है और इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेनों का जो समय है वो 1 घंटे से लेकर 7-8 घंटे तक रीशेड्यूलिंग भी हो रही है। सर, कहाँ जाना था आपको? हमको जाना पटना। पटना जाना है, तो आपकी ट्रेन कितना लेट है? 8 घंटा। 8 घंटा है। कितने बजे आप लोग आ गए थे? हम लोग तो 5 बजे आए समलखा से। अच्छा, तो अब क्या करेंगे? यही इंतजार करेंगे? इंतजार तो करना नहीं पड़ेगा।
ये स्थितियां हैं। रेलवे स्टेशन पर क्या स्थिति है वो पड़ताल भी हमने आपको दिखाई है। ये दिल्ली एनसीआर के आलम है जहां ग्रैप 4 लागू है। अदालत ने तक कह दिया कि बिना हमसे पूछे कुछ करना नहीं। 8 तस्वीरों में देख लीजिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कितनी धुंध है। इंडिया गेट, एम्स, राजघाट, आनंद विहार, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, लोधी रोड, और बीजेपी नेता बांट रहे हैं मास्क। नेताओं के लिए सेलेक्टिव है मामला, वो राज्य देखकर मास्क बांटते हैं। मध्य प्रदेश में भी स्थितियां बहुत सुधरी हुई नहीं कही जा सकती। मध्य प्रदेश में प्रदूषण से लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। शहरों की हवा खराब हो रही है और फिर आपकी हवा खराब होगी। ग्वालियर में AQI 350 तक पहुंच चुका है। भोपाल में AQI 203 पहुंच चुका है। भोपाल के अलग अलग इलाके देख लीजिए। पर्यावरण परिसर में AQI 233, कलेक्टेड ऑफिस में AQI 219, TT नगर में AQI 227, मुरैना में AQI 294, 300 में 6 कम है। और 200 के बाद हालत और हवा दोनों खराब मानी जाती है। ये अलग अलग जगहों की स्थितियां हमने आपको बता दी मध्य प्रदेश में। उसमें भी भोपाल में क्या स्थितियां हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल सीधा प्रभावित होता है। इंदौर का AQI 224 चल रहा है। उज्जैन 152 पर है। अब जरा पॉलिटिकल स्मॉग की बात करेंगे। महाराष्ट्र में वोटिंग का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी पार्टियों में वार पलटवार बढ़ता जा रहा है, अंदाज बदलता जा रहा है। एक दूसरे को घेरने के लिए पार्टियां नए नए शब्दों को गढ़ रही हैं। आपको बताते हैं कि वोटों की लड़ाई किन शब्दों पर आकर अब टिक चुकी है। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। देश की सियासत का समर इस वक्त शब्दों के अस्त्र और शस्त्र से लड़ा जा रहा है। आलम यह हो चुका है कि एक है तो सेफ है वाला जो नारा नरेंद्र मोदी ने गढ़ा, उसकी काट के लिए राहुल गांधी ने अपने अंदाज में एक डेमो पेश कर दिया। एक है तो सेफ है, एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। चूंकि राहुल गांधी ने यह सेफ वाला डेमो पीएम मोदी के बयान पर दिया था, इसलिए तत्काल प्रभाव से मोर्चा संभाला संबित पात्रा ने। वो राहुल से 2 कदम आगे बढ़े और पलटवार के लिए उसी तरीके को चुना जिस तरीके का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया था। फर्क बस थोड़ा सा था। राहुल गांधी अपने साथ सेफ लाए थे तो संबित पात्रा बाकायदा पूरे पोस्टर मैनेजमेंट के साथ आए थे जिसमें लिखा था एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। वही पुराना टेप रिकॉर्डर है, 2-3 नाम होते हैं, उन्हीं को वो रिपीट करते रहते हैं। और मैं तो आज कहूँगा कि ये बहुत ही निचले स्तर का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। एक तथाकथित राष्ट्रीय पार्टी के तथाकथित उम्दा नेता द्वारा इस प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें भी एक तिजोरी पकड़कर लाना और उसके इर्द गिर्द नाटक करना, यह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देती। लेकिन पलटवार की ये कहानी यही नहीं थमी। मामला धारावी में अडानी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ा था तो राहुल को घेरने के लिए विनोद तावड़े और एकनाथ शिंदे ने भी मोर्चा संभाल लिया। राहुल जी, धारावी की जमीन ये महाराष्ट्र सरकार के पास रहेगी, उस पर डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन का काम अडानी करने वाले हैं और इसलिए हमने किसी को जमीन दी नहीं है, ये वास्तव है। आपने ये कहा कि ये देना चाहते हैं, वहां से गरीबों को हटाना चाहते हैं, तो ये टेंडर तो आपके
कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी के समय जो टेंडर के कंडीशंस बने थे उसी के आधार पर निकले। रेल की जमीन आने पर उस पर थोड़ी कुछ अमेंडमेंट हुए, बाकी तो कंडीशन आपके थे जो आपने रखे थे और आप ही उनको देना चाहते थे। लेकिन यहाँ तो तिजोरी लेके आए हो। अभी ये महाराष्ट्र के तिजोरी पे एक प्रकार का डाका डालने के लिए आए हो। अभी डाकू लोग और इधर थे ही और एक नए उसमें भर्ती हो गए। लेकिन राहुल जी से हमें ये उम्मीद नहीं थी, ये इनके नाद में नहीं लगेंगे ऐसा लगा था। लेकिन इन्होंने कुछ गलत जानकारी दे दी और धारावी के खिलाफ में उन्होंने अपना स्टैंड करा। जाहिर है चुनावी नारों के इस शोर ने इसलिए भी जोर पकड़ रखा है क्योंकि वोटिंग में कुछ घंटों का वक्त बाकी है। लेकिन सवाल यही है कि नारों वाला ये नैरेटिव कहां, किसके, कितना काम आने वाला है। क्योंकि भले ही नारों का नैरेटिव गढ़ने की कला नेताओं को आती हो, लेकिन सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाने वाली चाबी जनता के पास है। उसे ही यह तय करना है कि कौन उस दौर तक पहुंचने के लायक है। इधर यूपी में उपचुनाव की वोटिंग शुरू होने से 24 घंटे पहले बुर्के पर सियासत गर्मा गई है। मुस्लिम महिलाओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। इसमें उसने लोकसभा 2024 का हवाला दिया है और यह कहा है कि मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग बुर्का हटाकर ना हो। बुर्का हटाकर जांच से मुस्लिम महिला वोटर जो है वो डर जाती हैं। और समाजवादी पार्टी की इस चिट्ठी पर यूपी की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि हार के डर से समाजवादी पार्टी ऐसी बातें कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि वोटर बिना डर के वोट डालने जाए, इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। समाजवादी पार्टी अपनी संभावित हार को देखते हुए पेशबंदी पे उतर आई है। समाजवादी पार्टी ये जान रही है कि इस उपचुनाव में चुनाव जीतना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए ठीकरा कैसे फोड़ा जा सके, कारण कैसे गिनाए जा सके, इसके लिए वो पहले से प्रयास कर रही है। बुर्के में किसी का वोट कराना यह निश्चित तौर पर गैर कानूनी है। मतदाता पहचान पत्र से पहचान होना आवश्यक है, अपरिहार्य है। यह निर्वाचन की पवित्रता के लिए, पारदर्शिता के लिए भी आवश्यक है। लेकिन समाजवादी पार्टी जानबूझ करके पोलिंग पार्टीज पर कैसे दबाव बनाया जा सके, कैसे निर्वाचन से जुड़े हुए कर्मियों पर एक अनावश्यक दबाव बनाया जा सके, उसके लिए डिमांड कर रही है। जो भी निर्वाचक नियमावली है उसका अनुपालन होना चाहिए और हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करके ही उसका वोट पड़ना चाहिए। बहुत सी जगहों पे बहुत शिकायतें आई जिससे चुनाव आयोग को अवगत करा दिया गया है और कल जिस दिन मतदान है, मतदान के लिए भी समाजवादी पार्टी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। कहीं कोई दिक्कत होगी तो समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए नंबर जारी किए हैं कि हमें सूचित करें। हम आगे चुनाव आयोग से उस संदर्भ में बात करेंगे। बहुत से अधिकारी हैं, बीएलओ हैं जिनकी शिकायतें प्राप्त हुई, जिस संदर्भ में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को अवगत कराया है, उन पर कार्रवाई की मांग की गई है। निष्पक्ष चुनाव हो, बिना डराए धमकाए चुनाव हो, मतदाताओं को घर से निकलने दिया जाए, मतदाताओं में भय न हो। समाजवादी पार्टी उम्मीद करती चुनाव आयोग से कि ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो। इधर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि वोटिंग नियम कानून से ही होगा। वोटिंग से पहले वोटर्स की पहचान जरूरी है। दिग्भ्रमित है। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उनका पुराना सगल रहा है। हम सब नियम कानून से चलेंगे। जो निर्वाचन आयोग के नियम है उसी नियमों के तहत मतदान में हम लोग भागीदार हिस्सेदार बनेंगे। इस देश में सभी की आइडेंटिटी चेक करने के लिए और वोट करते समय आपका फोटो का क्या मतलब जब आपका चेहरे से मिलान नहीं होगा। इस तरह की जो हमारी महिला मुस्लिम बहनों को जो पर्दा प्रथा में डालना चाहते हैं वो समाज के दुश्मन हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और बुर्का में वोट डालने को लेकर विवाद बढ़ा तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सामने आए। उन्होंने बीजेपी के पोलिंग एजेंट से कहा कि बुर्के में कोई पहचान छिपाने की कोशिश करे तो डटकर उसका मुकाबला करें।
हमारे अधिकारियों से कहूंगा, झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, और एनडीए के कार्यकर्ताओं से कहूंगा जो पोलिंग एजेंट होते हैं, धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें, बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डट के विरोध करे। और सहयोगी अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन, वोटिंग से ठीक पहले बुर्का लोगों का क्या ओपिनियन, किस तरह के रिएक्शन? जी देखिए, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर कल मतदान होने हैं। उससे ठीक पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति बेहद गर्म हो गई है। समाजवादी पार्टी एक तरफ जहां चुनाव आयोग में पत्र लिख करके इन तमाम चीजों को लेकर शिकायत कर रही है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष है, जो रूलिंग पार्टी है, साफ तौर से उनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से और इलेक्शन कमीशन उस हिसाब से काम पूरा कर रहा है। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं अम्बेडकर नगर से लालजी वर्मा, उन्होंने इसके विरोध स्वरूप अपनी तमाम सिक्योरिटी को आज वापस कर दिया है और उन्होंने कहा है कि पुलिस न सिर्फ रेड कॉर्ड नोटिस इशू कर रही है, बल्कि जो पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए उनके पास लगाए गए हैं वो भी सही से काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो मतदान तो कल होना है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में बुर्का, घूंघट, पर्दा, ये तमाम चीजें छाई हुई हैं। इलेक्शन कमीशन को जो पत्र लिखा है समाजवादी पार्टी ने, उसमें कहा गया है कि पुलिसकर्मी वोटर आईडी कार्ड देखने का हक नहीं रखते हैं, कानूनन उनको अधिकार नहीं है। इलेक्शन कमीशन के एजेंट, इलेक्शन कमीशन के अधिकारी इन तमाम कार्डों को देखें, लेकिन 2022 और 24 के चुनाव में जगह जगह पर पुलिसकर्मी इस कार्ड को देख रहे थे, इसकी वजह से उनके वोटर डिस्टर्ब हुए। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है। ऐसे में जब इलेक्शन को 24 घंटे से कम समय बचा है, करीब 20 घंटे का समय बचा है, जब मतदान शुरू होगा उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर, उससे पहले रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन की तरफ से न सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, बल्कि उसमें चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया है कि किसी भी चीज का वायलेशन नहीं होगा। कमीशन पूरी तरह से तमाम चीजों पर नजर रखे है, हर जगह पर पर्याप्त सुरक्षा कर्मी उपलब्ध है। इलेक्शन कमीशन के एजेंट और तमाम जो अधिकारी या कर्मचारी या पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं वो तमाम चीजों पर नजर रख रहे हैं। इस बात को मान के चलें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इलेक्शन से ठीक पहले एक बार फिर से पर्दा और बुर्का और साथ में घूंघट को लेकर के राजनीति अपने चरम पर पहुंच रही है। बहुत धन्यवाद आपका अलाउद्दीन इस तमाम जानकारी के लिए। स्वच्छता के मामले में देश भर में कीर्तिमान रचने वाला इंदौर एक बार फिर सुर्खियों में है। आज के दिन यानी 19 नवंबर को मनाए जाने वाले वर्ल्ड टॉयलेट डे पर इंदौर में 1 लाख से ज्यादा लोग पब्लिक टॉयलेट के सामने सेल्फी ले रहे हैं। इस अभियान को नगर निगम ने ये नाम दिया है कि जाके तो देखो, जाके तो देखो, जाके मतलब जाकर तो देखो। 700 पब्लिक टॉयलेट के सामने सेल्फी ली जा रही है, इसका भी रिकॉर्ड बनेगा। शहर में 78 कम्युनिटी टॉयलेट, 234 पब्लिक टॉयलेट के साथ साथ 150 से ज्यादा यूरिनल्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड टॉयलेट डे पर इंदौर ने चुनौती देकर, चैलेंज देकर लोगों को कहा है कि अपनी पब्लिक टॉयलेट्स के साथ सेल्फी लेकर डालें और 1 लाख से ज़्यादा सेल्फी करने का हमने रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया है, ताकि शहर की पब्लिक टॉयलेट्स की सफाई, सुविधाएं और उसकी उपलब्धता लोगों को मालूम पड़े और हमको भी ये मालूम पड़े कि हमें और कहाँ काम करना है। हमारे लगभग 700 टॉयलेट्स हैं इंदौर शहर में और विश्व टॉयलेट दिवस के उपलक्ष्य पर हम लोगों ने नहीं सोचा कि अपने टॉयलेट्स को हम लोग इम्प्रूव कर सकें, लेकिन जनता को कैसे जोड़ा जाए, तो इसलिए सेल्फी कॉन्टेस्ट भी रखा गया है। तो इंदौर में इस तरह के नवाचार के लिए, इनिशिएटिव्स के लिए इंदौर जाना जाता है और आज ये अपने तरह का एक अनोखा नवाचार है। वर्ल्ड टॉयलेट डे पर 1 लाख सेल्फी का रिकॉर्ड, बहुत दिलचस्प नाम भी इसे दिया गया, जाके तो देखो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।